हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इशू के हवाले से कि दहशतगर्दी की जो वॉच लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का नाम आ चुका है या नहीं आया, ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में है, मामला क्या है, बहुत से कंफ्यूजन है। आज इस कंफ्यूजन को आपके सामने दूर करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ वॉच लिस्ट जिसका मामला इस महीने में खासा गर्म रहा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट खासतौर पे मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब खासे सरगर्म रहे। वो यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय ममालिक के दौरे पर भी रहे। लेकिन कल से कंफ्यूजन उस वक्त स्टार्ट हुई जब इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान का नाम दहशतगर्दी के खिलाफ वॉच लिस्ट में ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। ग्रे लिस्ट में डलना पाकिस्तान के लिए तशवीश का बाइस तो है, लेकिन असल मसला तब क्रिएट हुआ जब इंडियन मीडिया में रिपोर्ट होना शुरू हो गया, पाकिस्तान में भी रिपोर्ट होना शुरू हो गया और मुसलसल इस हवाले से अभाम रहा कि दहशतगर्दी मुखालिफ जो वॉच लिस्ट है जिसमें अमेरिका समेत दुनिया अपेरेंटली पाकिस्तान के दहशतगर्दी मुखालिफ इकदामात से मुतमईन नहीं है, उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अब पाकिस्तान में भी कंफ्यूजन है कि स्टेटस क्या है हमारे मुल्क का, हम ग्रे लिस्ट में हैं या नहीं हैं, क्या हमें ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है दुनिया के साथ, खासतौर पे अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे। तो इसी कंफ्यूजन को आज दूर करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मुशीर खजाना के डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर, नून लीग के इंतहाई सीनियर मरकजी रहनुमा, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं और मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतहाई सीनियर और मरकजी रहनुमा और इंतहाई काबिल एहतराम हैं जनाब सेंट्रल शेर रहमान साहिबा। मिफ्ता इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको आवाज ठीक आ रही है मेरी? सबसे पहले तो ये सर कंफर्म कर दीजिए कि पाकिस्तान का स्टेटस क्या है, क्योंकि आपने इसमें काफी कोशिशें की हैं, काफी सरगर्म रहे हैं आप पाकिस्तान की तरफ से लॉबिंग करने के हवाले से। तो सर स्टेटस क्या है इस वक्त पाकिस्तान का? हम ग्रे लिस्ट में हैं, नहीं हैं, जून में आ रहे हैं? सर ये बहुत कंफ्यूजन है। जी शुक्रिया गलीदा। ये कंफ्यूजन जो है ये कुछ जानबूझ के करा गया है इंडियन मीडिया में, और इंडिया ने ये पहली मरतबा नहीं 6 या 7 मरतबा पहले भी इन्होंने फैटफ की प्रोसीडिंग्स को लीक करा है, जिस तरह हमने कंप्लेंट भी करी है कि इंडिया के इस बिहेवियर पे। फैटफ ने एक फैसला करा है जिसके बारे में भी हमको बात करनी नहीं चाहिए फैटफ के उसूलों के मुताबिक, लेकिन क्योंकि अब ये सारी मार्केट में बात आ गई है और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इस पर रिएक्ट कर चुकी है, लिहाजा मुझे मजबूरन ये बात करनी पड़ी है। फैटफ के इस फैसले के लिहाज से पाकिस्तान को जून के अंदर एक मॉनिटरिंग प्रोग्राम में जाया जाएगा जिसको आम इस्तिलाह में ग्रे लिस्ट कहते हैं। जून के अंदर इस वक्त पाकिस्तान उसमें किसी लिस्ट में नहीं है, जून में होगा। और ये पाकिस्तान 2012 से 2015 के अंदर भी इस मॉनिटरिंग प्रोग्राम में रह चुका है जिसको ग्रीन लिस्ट कहते हैं, 2012 से 15 तक। और ये फिर इन्होंने कोई एक्शन प्लान इन्होंने बनाएंगे जो हम इनके साथ मिलकर बनाएंगे और फिर उस एक्शन प्लान पे काम करेंगे अगले 6-7 महीने। उसके बाद जून के बाद शायद ग्रे लिस्ट पे रहना पड़ेगा और जब वो एक्शन प्लान खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम इसमें वापस बहाल हो जाएंगे। इसमें कोई सैंक्शंस नहीं होते। इसका मतलब ये है सर, अब सर आहिस्ता आहिस्ता आपसे क्लैरिफिकेशंस लूंगी क्योंकि आम पाकिस्तानी के जहन में बहुत कंफ्यूजन है, एंड थैंक यू सो मच कि आज आप तशरीफ लाए हैं तो वो तमाम कंफ्यूजन अब दूर करेंगे। नंबर 1 कि पाकिस्तान का नाम FATF ने फैसला कर लिया है कि ग्रे लिस्ट में है, सिर्फ जून से उसका आगाज होगा, जून से बाकायदा ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा, राइट? जी फैसला आप तक इनका यही है। और उसके बाद फैसला अब तक यही है और उसके बाद जो एक्शन प्लान होगा, एक तो इन्होंने जो कल अपनी प्रेस रिलीज दी है उसमें भी कोई एक्शन प्लान का जिक्र किया है, तो जो पाकिस्तान के साथ एक्शन प्लान है वो मिलके बनेगा या वो FATF की तरफ से इंपोज होगा, डिक्टेट होगा हमारे पास? नहीं, वो डिक्टेट नहीं होता है, वो पहले पाकिस्तान उसका फर्स्ट ड्राफ्ट बनाएगा
वो हम गालिबन मई के अंदर मीटिंग है एपीजी की, एशिया पैसिफिक ग्रुप के अंदर, वो वानुवाटू में पहले उसमें डिस्कस करेंगे। मार्च में कुछ लोग एपीजी के हमारे पास आएंगे, वो लोग बायस नहीं है, टेक्निकल लोग हैं, उन लोगों से मुझे कोई मसला नहीं है, उनके साथ मिलकर हम ये प्लान बनाएंगे और वानुवाटू में मेरे ख्याल से गालिबन मीटिंग है मई के अंदर, उस वक्त वो अप्रूव होगा और फिर जून के अंदर जो फैटफ की मीटिंग होगी उसमें भी ये अप्रूव होगा और उसके बाद वो ग्रे लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, और ये बताएं कि ग्रे लिस्ट में आने से पाकिस्तान को जी, जैसे मैंने गुजारिश करी वलीदा कि 2012 से 2015 में भी हम ग्रे लिस्ट में थे। उन 3 साल में जब हम ग्रे लिस्ट में थे तो उसमें पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो 250% ऊपर गई है। जब मियां नवाज शरीफ जिस दिन इलेक्ट हुए थे 19,000 थी और हम 50,000 से तजावुज़ कर गए थे। इन 3 सालों में हम IMF के प्रोग्राम में गए, IMF से हमने लोन लिए, हमने वर्ल्ड बैंक से 3 या 4 बिलियन डॉलर्स लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिए, हमने सकूक बेचे लंदन में जाकर, हमने बॉन्ड्स बेचे हैं न्यूयॉर्क में जाकर, और उसमें पाकिस्तान की रेमिटेंस भी बढ़ी है, इंपोर्ट्स भी बढ़े हैं और एक्सपोर्ट भी बढ़े हैं। तो पाकिस्तान के एक आम ताजिर के ऊपर, एक आम सनतकार के ऊपर, एक सरमायाकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मेरा या जो भी आइंदा फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं उनका काम बढ़ जाएगा, गवर्नर स्टेट बैंक का काम बढ़ जाएगा, थोड़ा सा हम सेक्रेटरी इंटीरियर का काम बढ़ जाएगा, हमारी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स और बढ़ जाएंगी और आम पाकिस्तानी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई सैंक्शंस नहीं होते ग्रे लिस्ट के ऊपर। तो ये जो इंडियन मीडिया में एक जो बात आ रही है और उसको हम लोग भी पिक कर रहे हैं कि पता नहीं कोई अजाब आ जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पहले हम 3 साल ग्रे लिस्ट में थे, किसी को पता भी नहीं है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। शायर रहमान साहिबा, कमिंग टू यू मैम, ये बताइएगा, मिफ्ता इस्माइल साहब मुशीर खजाना डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि ग्रे लिस्ट में आने से जो कि पाकिस्तान आ चुका है, बस सिर्फ उसको बाकायदा जून में अनाउंस कर दिया जाएगा या पुट अप कर दिया जाएगा नाम। वो कह रहे हैं कि इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा इकोनॉमी को। देखिए, ये तो ये बात 2 दफा हो चुकी है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे आ चुका है, ये तीसरी दफा है। तो 2-3 बातें, एक तो मसला या कॉन्फिडेंस मार्केट्स को, स्टॉक मार्केट को, इकोनॉमी को, सबको, अवाम को देना पड़ेगा, क्योंकि मसला बहुत कंट्रोवर्शियल और अवाम के में घिरा हुआ है ना, एक कंफ्यूजन जो कुछ इनकी मिनिस्ट्री ने नहीं क्रिएट किया, लेकिन दूसरी मिनिस्ट्रीज ने डेफिनेटली कंट्रीब्यूट किया है। ये फाटफ के रूल्स कोई ऐसे नहीं है कि सीक्रेसी होती है। आप अपने मुल्क में अपने जो मैसेजिंग है, जो भी आपने कॉन्फिडेंस देना होता है इकोनॉमी को, वो आप कर सकते हैं और वो होनी चाहिए थी। ये तो आप 5 अखबार उठा लें आज और कल की ट्विटर, 2 दिन से जो ट्विटर चल रहा है उसको देखें। उसमें सबसे पहले आपके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ओ बड़े शायाने मनाए कि ओ हम ग्रे लिस्ट पे नहीं है, ये वो। आई एग्री विद मिफ्ता कि ग्रे लिस्ट एक इतना नाइटमेयर नहीं है, लेकिन मसला होगा आपके एलसीज खुलने में, आपकी रिपोर्टिंग में, आपके इन्वेस्टमेंट्स जब यहाँ आते हैं तो एक मसला डेफिनेटली होता है। ये ब्लैक लिस्ट नहीं है जिसमें ईरान और नॉर्थ कोरिया है, लेकिन ये एक स्टेपिंग स्टोन भी हो सकता है अगर आपने उन सिक्योरिटी और रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स में अपनी एक वाज़े बेहतरी नहीं दिखाई। इस वक्त जो सिचुएशन है वो हाफिज सईद, JUD और फलाह इंसानियत की स्पेसिफिक बात की गई है, और भी बहुत रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को करने पड़ते हैं, स्टेट बैंक को इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, मगर कमिंग बैक नहीं, बिल्कुल असरात जरूर होते हैं। और हर दफा आप ग्रे लिस्ट पे जाएं तो उसका असर बढ़ता भी है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। मगर मसला इसमें इस वक्त ज्यादा ये है कि पाकिस्तान इसकी जो मैसेजिंग की, इसकी पब्लिक हैंडलिंग की, यहाँ भी और मुल्क के बाहर भी, ये बहुत अफसोसनाक थी। और फाइनेंस फॉरेन मिनिस्ट्री कभी इस तरह की बात कबल नहीं करती ना। इट्स एम्बैरेसिंग, मेरे लिए तो बड़ा एम्बैरेसिंग है। मैंने फॉरेन ट्विटर पे जवाब दिया, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ताकि आप ऐसा तो नहीं लगे कि आप बच्चों की पार्टी में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि हम कोई मैच जीत रहे हैं। नहीं, आप कहें कि ये जी बाद में होगा, और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो अभी बात की जा रही है ये बेहतर है, बजाय इसके शादियाना
नहीं हम तो ग्रे लिस्ट पे नहीं है, इंडिया हंस रहा है सब, क्यों आप जगहसाई का हमें हदफ बना रहे हैं, जब ये जो इस वक्त कह रहे हैं वो कह देना चाहिए था, और शायद नहीं भी। साहिबा आप समझती हैं कि गवर्नमेंट ने इसको मिसहैंडल किया है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के टेन्योर में भी हमें ग्रे लिस्ट में डाला गया था 2012 का जब वक्त था, तो उस वक्त भी क्या पहले से नोटिस आया हुआ? सुना था, बिल्कुल पहले से नोटिफाई हुआ था, नवंबर से ग्रे लिस्ट की नोटिफिकेशन शुरू हो जाती है कि आपने करना क्या है, और आपके शायद वो ढांचा नहीं होता प्रोटोकॉल्स का, स्पेशली फाइनेंशियल आपकी एपरेटस में, ढांचे में, तो ठीक है आप उसको शुरुआत करते हैं। 2015 में अच्छा है पाकिस्तान उतरा, हम सब चाहते प्रोटोकॉल्स और लिस्टों, और शायद ये सैंक्शंस नहीं है अभी, लेकिन आपके लिए एक दायरा जरूर तंग होता है। और अमेरिका ने जुमेरात की रात पे एक स्पेशल सेशन किया, फिर उसमें लोग आपके जो दोस्त थे उन्होंने जरूरी नहीं है कि आपके साथ वोट की, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अलमिया फिक्र है मैं समझती हूँ, और ये बातें हमने सीरियसली और संजीदगी से देखनी चाहिए। बच्चों का खेल नहीं है कि आप एक दिन खड़े होकर सेलिब्रेट करें और कहें देखें That's not the way। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जून में आप डेफिनेटली होंगे ग्रे लिस्ट पे, which means you are on the grey list। ये कोई आपको छुट्टी नहीं मिली है, whatever, आप उसमें टाइम इस्तेमाल करेंगे, और हर दफा टाइम इस्तेमाल किया जाता है। यही कहा जाता है कि आप इस महीने तक होंगे, आप कोशिश करके अपनी रिपोर्टिंग को मुस्तहकम कर लें। So this is the situation। काफी कोशिश की भी है, खासतौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब ने खुद भी बहुत कोशिश की है, बड़ी जानदार कोशिश की है, बट द थिंग इज, द क्वेश्चन इज कि क्या ये बट आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री को समझाएं मिनिस्टर को। हाँ सर ये कोशिश करते हैं मैम के मिफ्ता इस्माइल साहब से कहेंगे क्या फॉरेन मिनिस्ट्री को वो एडवाइस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, काफी क्लोज इनका कोलैबोरेशन होता है। हम उस वक्त फॉरेन मिनिस्ट्री से नहीं कहते थे, हम कहते थे फाइनेंस बात करेगी, इस पे फाइनेंस बात करेगी। मेरा जब केबल जाता था इट वाज टू फाइनेंस, एंड फॉरेन मिनिस्ट्री सिर्फ जरा सी उनकी एडवाइस करती है। यू हैव टू, आपको अपने एक डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री से बात तो करनी होती है भाई कि आप कर क्या रहे, मतलब क्या है, ये बच्चों का खेल। शाहिद रहमान साहिबा समझते हैं गवर्नमेंट ने मिसहैंडल किया है, बच्चों के खेल की तरह, किड्स पार्टी की तरह इसको डील किया है, और मुल्क में भी अमूमी तासुर यह है कि गवर्नमेंट ने मिसहैंडल किया है। खासतौर पर एक कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी इसकी मैसेजिंग 2018 में FATF ने। सर ये सारा स्टेटस बता दीजिएगा कि ये क्या हुआ क्या? मैं देखिए अमूमन ये होता है कि जब फैटफ की मीटिंग्स होती है तो पहले एक ICRG की मीटिंग होती है। ICRG की मीटिंग में मैंने एक प्रपोजल दिया था कि हमको इस बारे में बात भी ना करो कि हमको ग्रे लिस्ट में डाला जाए या नहीं जाए, ये फैसले को मुलतवी कर दो, क्योंकि पिछले चंद माह में हमने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन करी है, जिसको उन्होंने कहा कि हाँ पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंटेशन करी है। जब हमने इम्प्लीमेंटेशन करी है तो उन्होंने कहा हमने एनालिसिस नहीं किया है, तो मैंने कहा उजलत की कोई बात नहीं है, आप 3 महीने एनालिसिस कर ले, उसके बाद ये फैसला कर ले। ये बात कैरी हो गई मुझे यहाँ तक कि पाकिस्तान से जो मगरबी ममालिक के सफ़ीर थे उन्होंने मुबारकबाद दी कि मिफ्ता तुम्हारा इंटरवेंशन बहुत काम आया है, बड़ी अच्छी तुमने डील ऑफर करी है, बड़ा अच्छा हो गया, हर चीज सारी बात हो गई थी। और 1.5 दिन तक उसके बाद मैं इनसे गुड फेथ में निगोशिएट करता रहा, और वाइल आई वाज निगोशिएटिंग अमेरिका को ये बात नहीं मुनासिब लगी, और उसने जाकर वो चीज़ करी, फैटफ के अंदर वापस ये मसले को खोला अमेरिका और जर्मनी ने, जबकि ये मसला खुलना नहीं था, ये बात तय हो चुकी थी। और ये अगर किसी की मिस हैंडलिंग हुई है, किसी की गलती हुई है, तो उस मौके पे मैं था, मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, फॉरेन मिनिस्टर साहब ख्वाजा आसिफ साहब ने, उन सब ने मुझे 100% पूरी अथॉरिटी दे दी थी। ख्वाजा साहब ने यहाँ तक कहा था कि मिफ्ता आई विल टेक ऑल पॉलिटिकल हीट, यू डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट। बाकी तमाम लोगों ने भी मुझे कहा था कि जो आप बेहतर समझते हैं मुल्क के लिए वो करिए। मैंने अगर कोई किसी की गलती है, मिस हैंडलिंग है, तो मेरी 100% गलती मैं उस पर मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी कोशिश पूरी थी। और ये बात भी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ पाकिस्तान के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज सही हैं, बल्कि हमारे काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग लॉज भी बिल्कुल ठीक हैं। और जो आपने इब्तदाई में बात करी थी उसमें भी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये कोई टेररिज्म सपोर्टिंग के हम की वजह से ग्रे लिस्ट में नहीं आए हैं, ये सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग की वजह है। और मैं आपको बताऊं कि उनका जो उसमें मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप टेरर फाइनेंसिंग में लोगों को प्रोसिक्यूट नहीं करते। अब यहाँ पे ये होता है कि सूबे के अंदर पुलिस वाले जो हैं वो टेररिस्ट को पकड़ते हैं, वो इतने ट्रेन नहीं होते, वो उसके ऊपर अगर एक टेररिस्ट पकड़ा जाता है वो 302 का मुकदमा कर देते हैं कत्ल का।
उसके बाद जो हम साथ साथ समरी चालान नहीं करते कि भाई उसने कोई फाइनेंसिंग के भी उसने कोई लॉस को तोड़ा है, एक आदमी को फांसी की सजा दे रहे हैं, उसको 250 रुपए का जुर्माना लगाने का कोई सेंस नहीं है। हमने कहा आपसे ये भी कर दिया करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातों में पकड़ रहे थे, ये 100% पॉलिटिक्स थी। अमेरिका ने कोशिश करना था पाकिस्तान को एम्बैरस करना, हिंदुस्तान और अमेरिका का गठजोड़ था, वो पाकिस्तान को एम्बैरस करना चाहते थे। वरना अगर इनको अगर ये पाकिस्तान से टेरर फाइनेंसिंग का मसला होता तो ये 3-4 महीने ये मेरे साथ मिलके काम करते। मैंने ऑफर दी थी कि तुम्हारे साथ मिलके मैं काम करूंगा। एहसन इकबाल साहब ने इतना काम कराया पिछले 3-4 माह के अंदर, ख्वाजा साहब ने इतना काम कराया, हमने लॉस को अमेंड कराया, हमने बहुत काम कराया। और अगर इनको ये सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग का मसला होता तो ये हमारे साथ काम करते, लेकिन इनको ये मसला नहीं था, इनको हमको एम्बैरस करना था। लिहाजा ये आपने बहुत अहम और बहुत संजीदा बात की है कि आलमी लेवल पे पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट एक आलमी ताकतों का गठजोड़ हो गया था। लेकिन अगेन जिम्मेदारी हम पे आती है कि हमारी डिप्लोमेसी कहां थी, हमारी सिफारती कोशिशें कहां थी, हमारी लॉबिंग कहां थी। खासतौर पे कल से एक खबर ये भी सर्कुलेट करती रही वाया इंडियन मीडिया कि चाइना एंड सऊदी अरेबिया दे हैव बैक्ड आउट फ्रॉम पाकिस्तान सपोर्ट, जबकि टर्की ने सपोर्ट किया है। इस पे एहसन इकबाल साहब ने जब ट्वीट कर दी तो बहुत से कान खड़े हो गए कि क्या सिचुएशन वाकई ऐसी है। बट सिंस यू वर देयर, मिफ्ता इस्माइल साहब, डिफेक्टिव फाइनेंस मिनिस्टर साहब, आप बताइए कि वहां पर क्या हो रहा था। क्या वाकई चाइना एंड सऊदी अरेबिया दे बैक्ड ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान सपोर्ट, सिर्फ टर्की सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहा टिल द लास्ट मोमेंट? देखिए, सऊदी अरब जो है वो मेंबर नहीं है फैटफ का। सऊदी अरब के पास एक सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस है वहां पर। ये फैटफ जो है इसमें 37 मुल्क हैं, इसमें इंडिया शामिल है, इसके अंदर ज़्यादातर मगरबी ममालिक शामिल है, इसमें इस्लामिक कंट्रीज सिवाय मलेशिया और टर्की के और कोई नहीं है। ये जो 5 गल्फ की कंट्रीज हैं उनको एक मेंबरशिप दी हुई है। और आप ये देखिए कि इसका कितनी तनाज़ा इसका ये है कि चाइना के पास 1 वोट है, लेकिन लक्समबर्ग के पास भी 1 वोट है, जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख भी नहीं है। बेल्जियम और नेदरलैंड्स के पास भी वोट हैं, और यहाँ पर जो है इंडोनेशिया के पास वोट नहीं है। तो ये एक अजीब सा एक वेस्टर्न मुल्क है। मैंने फिर जब ये कर रहे थे और जब बिल्कुल मुझे पता थी कि ये होने लगा है, तो मैंने जो एक मेरी जो स्पीच थी उस पर मैंने इनको कहा कि यू आर सिटिंग ऑन जजमेंट ऑन अस, ये आप रिच कंट्री क्लब है। और देखें, ये जब ये इराक के ऊपर उन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं थे, लेकिन उन्होंने यूएन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास कराया मेजॉरिटी पे, और उन्होंने वो कर दिया। तो ये ठीक है, एरोगेंस ऑफ पावर है उधर, लेकिन ये इनको पाकिस्तान को एम्बैरस करना था। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोई सैंक्शंस नहीं है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने गुजारिश करी, मेरा काम बढ़ जाएगा रिपोर्टिंग का। कहानी में कोई सदाकत है कि चाइना एंड सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की सपोर्ट से हाथ हटा लिया एट द लास्ट मोमेंट? क्या इसमें कोई सच्चाई है? जी देखिए, सेकंड राउंड के अंदर ये बात दुरुस्त है कि जीसीसी ने हमारी वो नहीं करी। पहले राउंड में भी मैं आपको बताऊं कि इतनी अनडिप्लोमेटिक बात हुई कि जब जीसीसी की जो खातून थी, जो डेलीगेशन जो बैठी हुई थी, जी 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 सॉरी आवाज नहीं आ रही। हेलो सॉरी जी सॉरी, फिर से कहिए। आप कुछ कह रही हैं? नहीं, मैं कह रही थी कि वो आप चीन का पूछ रही थी, और ऐसा ही हुआ है मेरी नजर में। तो इफ मिफ्ता कुड जस्ट क्लैरिफाई माय सिंपैथीज के ये हुआ है, उसी को कंफर्म। ओके मिफ्ता साहब उसी क्लैरिफिकेशन दे रहे थे। जी मिफ्ता साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी मेरी गुजारिश ये थी कि जीसीसी ने पहली मरतबा जब हमारे हक में बोलने के लिए आईसीआरजी में हाथ उठाया, तो अमेरिकन हेड ऑफ डेलीगेशन उनके पास गए और उनसे 5 मिनट तक उनको बेजर करते रहे। उनको, हालांकि दिस इज वेरी अनकॉल्ड फॉर कि ड्यूरिंग द मीटिंग आप उठ के चले गए और उनको प्रेशर करते रहे कि वो ना बोले। लेकिन 12 लोग खातून ने हमारे हक में बात करी, और उस वक्त हमने चूंकि जब मैंने प्रपोजल दिया तो वो प्रपोजल काफी लोगों को लगा। इवन जापान ने ये कहा कि एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। मैंने कहा जो तुम जिस प्रपोजल भेज रहे हो, जिसमें तुम हमको ग्रे लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, उस प्रपोजल में कोई एविडेंस नहीं है। तो जापान ने भी कहा कि एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। उस वक्त न्यूजीलैंड ने भी ये बात करी कि ये बात जो है वो कंप्रोमाइज जो है वो बड़ा अच्छा है। जब दूसरे दिन मीटिंग हुई तो चाइना के मंदोबीन मेरे साथ खड़े हुए थे। हम उन्होंने पूरी निगोशिएशन में मेरी हेल्प करी है। टर्की और चाइना ने पूरी हर वक्त मेरे साथ रहे, वो लोग फिजिकली मेरे साथ खड़े रहा था। और चाइना ने हमको सिंगापुर का वोट दिलवा के दिया। सिंगापुर हमको वोट नहीं कर रहा था पहले राउंड में, चाइना ने सेकंड राउंड में हमको सिंगापुर का वोट भी दिला के दिया। लेकिन और अगर मुझे क्रूशल वोट की जरूरत होती चाइना की, तो चाइना जरूर वोट देता। लेकिन उस वक्त तो जब मैं हार चुका था केस, तो मैं चाइना को प्रेशर नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं चाहता हूँ, इसकी भी एक हमारी कोई इंटरनल वजह थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। चाइना हमारे साथ है, मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ।
और ये जो इंडियन मीडिया जो है ना, ये इनको सीपेक्स बड़ी आग लगी हुई है, इसलिए ये बात कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिफ्ता साहब, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, मुझे अनफॉर्चुनेटली एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। इसी हवाले से नेशनल लेवल पे क्या पॉलिटिक्स खेली गई, अमेरिका ने किस तरह से पॉलिटिक्स खेली, चाइना का स्टेटस क्या था, सऊदी अरेबिया का स्टेटस क्या था, टर्की का स्टेटस डिफाइन कर दिया, चाइना का भी डिफाइन कर दिया, क्या सीपक के हवाले से कोई असरात इस पे क्रिएट हो सकते हैं, इन सब पे हम डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हैं वो ब्लैक लिस्ट में डाले जाने से मुताल्लिक करने हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, शेर रहमान साहब पार्टी की सीनियर मरकजी रहनुमा, इंतहाई काबिल एहतराम, अमेरिका में साबिक सफीर हमारे साथ मौजूद हैं, और खुर्शीद महमूद कसूरी साहब साबिक वजीर खारजा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेर रहमान साहिबा, अब बात का आगाज आपसे करना चाहूंगी। मिफ्ता साहब जो पहले बात कर रहे थे, आप भी उनको सुन रही थी, चाइना एंड सऊदी अरेबिया का रोल। चाइना के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, यानी कुछ ऐसे मामलात थे जिसपे चाइना की सपोर्ट हमने लूज कर दी, और फिर मिफ्ता साहब का कहना था कि चूंकि केस भी हम लूज कर रहे थे फर्स्ट सेकंड वाले से, तो उन्होंने भी मुनासिब नहीं समझा कि चाइना पे प्रेशर डालें। क्या चीज ऐसी हो सकती है जो कि गवर्नमेंट सामने लाने से मजबूर है, जिसकी बिना पे चाइना अपनी सपोर्ट विड्रॉ करने पे मजबूर हो गया हो? देखिए, 2-3 बात। सबसे पहले ये इनकी जो तैयारी थी और इनकी इस लिस्ट के लिए, इस मीटिंग के लिए 2 किस्म की तैयारी होती है। एक फॉरेन मिनिस्ट्री को मुतहरिक होना होता है, और इसका बल्क जो काम है, इसका ज्यादा इसका मतन जो होता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का होता है। ये थ्रू मुस्तकिल मिजाजी से ये नवंबर उससे पहले से काम शुरू हो जाता है कि ये फरवरी की मीटिंग में एक मतलब मुस्बत नतीजा निकले और पाकिस्तान किसी इस तरह की मनफी फहरिस्त पर ना आए। तो इनको ये पहले से पता होता है, ये एनुअल बात है, ये हर साल होती है, ठीक है। तो ये कहाँ इधर इन्होंने यहाँ स्लिप किया है, और जब ये ग्रे लिस्टों पे आता है मुल्क और जाता है, तो ये इस तरह का सेकंड बात ये है, इस तरह का कंफ्यूजन भी और बाहर भी नहीं होता। एक तरफ तो वो कह रहे हैं इस ग्रे लिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है जी। अफसोस से मैं कहूंगी कि पड़ता है, आपकी एलसीज नहीं खुलती हैं, मुल्क की इंपोर्ट्स और दूसरी इनवॉइसिंग में मसले होते हैं, स्टेट बैंक की डॉक्यूमेंट्री। तो आप वैसे ही एक इन्वेस्टर फ्रेंडली आपका क्लाइमेट नहीं है, एग्जैक्टली आपका रिस्क होता है, बिल्कुल कैसी बात कर रहे हैं जी जी। और मैं नहीं कहती कि कोई गवर्नमेंट चाहती है, वो तो जाहिर है चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान बिल्कुल ना आए, लेकिन अगला कदम मुझे इस वक्त लग रहा है ये साफ से नहीं पेश आ रहे, क्योंकि अगला कदम ब्लैकलिस्ट है। ये बहुत बुरा है पाकिस्तान के लिए, और किसी तरह करके पाकिस्तान को इससे दूर रखना है। तीसरी बात जो मैं कह रही हूँ, जो ये बताना नहीं चाह रहे, ये शायद आप उनसे पूछ सकती हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या खिचड़ी पकी अंदर, क्या अंदर मैस हुआ, क्योंकि चाइना जो है सऊदी अरेबिया का मान लिया कि उनका वोट नहीं है, फुल ऑब्जर्वर स्टेटस, उनका असर वसूख खासा होता है लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस है। वोटिंग के हवाले से चीन आपका मुस्तकिल हामी रहता है, उधर मसूद अजहर के हर जगह होता है, और हमें भी मालूम है अपने हमारे इस्माइल साहब ने कहा कि कुछ बातें ऐसी हुई जिन पर आई डू नॉट वांट टू जी। मिफ्ता साहब ने इशारा दिया कि कुछ ऐसा हुआ, क्या किया उन्होंने अपने, तो जो चीन की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी तरफ से हुआ है, डिटेल दिखाई गई है, वो ऐसी है कि चाइना पीछे हट, ये जो भी है, क्योंकि चाइना आपका मुस्तकिल इन सारे फोरम्स पे दोस्त है, तो या तो इन्होंने इतना मिसहैंडल किया है कि पीछे हटना पड़ा अपनी स्टेटस को कायम रखने के लिए, या कोई ऐसी अंदर बात हुई है जो फिर पाकिस्तान की ही जिम्मे में आएगी, और ये हमारे लिए बहुत एक क्रिटिकल बात है, और हमें इस पर करना चाहिए कि ये मेस ना करें, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ उन्होंने कहा भी है, अफसोस से मैं कहूंगी, उन्होंने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो भी हुआ है। सो देन आई एम वेरी सॉरी, ये तो बहुत मेस हो रहा है, और ये हमें कोई एतमाद नहीं है, ना हौसला है कि ये आगे मेस नहीं करेंगे। पाकिस्तान को कठेरे में इन्होंने खड़ा करा है, और पाकिस्तान की पूरी मैशत और इसकी वजह से रुक सकते हैं जी।
यही पॉइंट डिटेल से डिस्कस करने वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त टेकिंग डिस्कशन टू खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा। सर अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब भी मौजूद थे और काफी डिटेल से बता रहे थे ये बात तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका है, बाज़ाब्ता ऐलान सिर्फ जून में होना है और हमें जो इकदाम उठाने हैं वो ब्लैक लिस्ट में नाम अवॉइड करने के लिए उठाने हैं। सर कितना परेशान कुन है ये पाकिस्तान के लिए? पहली बात तो यह है, तो आज के अखबारात में यह था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं आया और 3 महीने दिए गए हैं। अब आप बता रही हैं कि उन्होंने कहा है कि आ गया है, तो पहले तो मुझे अगर यह पता चल जाए ताकि कोई मीनिंगफुल बात मैं कर सकूं, तो फिर तो बात आगे बढ़ती है। क्योंकि आज तमाम अखबारों में हेडलाइन के पाकिस्तान इससे बच गया है, तो मैं क्योंकि लेट ज्वाइन मैंने किया है, तो व्हाट आर द फैक्ट्स, क्योंकि मुझे आज नहीं पता कि मिस रिपोर्ट हुआ है, ये कल से कंफ्यूजन चल रही है, मिस रिपोर्ट हुआ है, लेकिन असल फैक्ट ये है जो मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान FATF ने फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान नेम इज देयर इन द ग्रे लिस्ट। सिर्फ जून में बाज़ाब्ता वो उसको पुट अप कर देंगे, बट FATF हैज डिसाइडेड कि पाकिस्तान इज इन द ग्रे लिस्ट। सिर्फ नाउ जून में करेंगे। नाउ जो पाकिस्तान अगर इजाफा करूं वो ब्लैक लिस्ट। जी मैं आपको इजाफा करूं कि ऑपरेशनलाइज जून में होगी। जी क्या होगी जून में? कसूरी साहब जी आगे जून में क्या होगा? जून में तो आज ये था कि जून में दोबारा होगा, अब आप कह रही हैं कि नहीं। अभी उन्होंने आपको बताया जो मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। पहली बात तो यह है कि इसको बड़ा बुरी तरह से मिसमैनेज किया है हुकूमत ने, अफसोसनाक बात है। और ये छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान के दोस्त हैं वो इतने मजबूत हैं कि जब तक कोई खास बात ना होती वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। चीन इन पर्टिकुलर और सऊदी अरेबिया से भी हमारे इस नौयत के ताल्लुकात है। हमें नहीं पता कि क्या बताया गया है, क्या दिखाया गया है। हाँ, कि हमें करना क्या है वो तो बिल्कुल क्लियर है। आप चाहे ग्रे लिस्ट में हैं या आप ग्रे लिस्ट में नहीं हैं, आपको 3 महीने में बहरहाल आपको कुछ करके दिखाना है। तो इससे मैं हट के बात करूंगा, वो ये है कि हमारे बारे में एक तो होता है ना कि आप पे गैर मुल्की प्रेशर है, वो तो है, और ऐसे हालात हैं जिसमें चीन जैसे मुल्क को भी कुछ दिखा के उनको सोचना पड़ा दोबारा। अफसोसनाक बात है। आपको भी ये करना है कि जो आपने नेशनल एक्शन प्लान में वैसे अपनी कौम से वादा किया हुआ है, आप गैर मुल्कों को तो छोड़ें, अपने मुल्क के जो मफाद में है वो आपको करना पड़ेगा। और ये देखिए, जब से वेस्टफेलियन स्टेट आई है मोरज़ वजूद में 1648, उस वक्त से ये क्लियर है कि जो वायलेंस पे मोनोपोली है वो सिर्फ स्टेट की है। इन अदर वर्ड, स्टेट के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, पाकिस्तान आर्मी, पुलिस फोर्सेस, ये हमारे अपने मफाद में है, ये हमें तेजी में करना पड़ेगा। और जिस तेजी इन्होंने जो दिखाई थी, वो जो प्रेसिडेंट आया है, उससे ही मुझे शक पड़ा था कि शायद इनको भनक पड़ी है कुछ जिसकी बुनियाद पर ये कर रहे हैं। तो ये क्या जरूरत थी कि आखिरी वक्त तक वेट किया जाता? हर एक को डेट्स का पता था कि वो कब तो पहले भी की जा सकती थी, पार्लियामेंट से कानून भी पास कराया जा सकता था, पार्लियामेंट इस पर रेजिस्ट भी ना करती। तो मैं ये सब आप बहुत वैलिड बात कर रहे हैं। नवंबर में हमें नोटिस भी आ चुका था, फेब 2018 में FATF ने कंप्लायंस रिपोर्ट जो कि उस वक्त तक पाकिस्तान की तैयार हो रही थी, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि एशिया पैसिफिक ग्रुप हमारी उस मॉनिटरिंग जो एक इवैल्यूएशन रिपोर्ट होता है उसको प्रीव्यू कर रहा था। अभी देखिए, दोस्त है ना हमारे, बड़े पक्के हैं। और सऊदी अरब को तो हम प्राइवेटली ये भी बता सकते थे कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने, क्योंकि इसका एस्पेक्ट पॉलिटिकल है, ये जो अमेरिका ने अगर पाकिस्तान 2012-2015 के था ग्रे लिस्ट में, तो इतना उस पर ढंडोरा नहीं पीटा गया था जिस तरह अब के व्हाइट हाउस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उससे क्लियर हो गया है कि इसका एक पॉलिटिकल एजेंडा है अमेरिका का जो इसके साथ मुंसलिक है। अब इसमें यह है कि आपको बहरहाल जो भी
खुदा करे कि वो वर्जन ठीक हो जो हमने अखबार में पढ़ा। आप कह रही हैं नहीं, क्योंकि अब तो लेटेस्ट अगर मिफ्ता इस्माइल साहब ने आपके प्रोग्राम में बताया है तो हम यही मानेंगे जो आप मुझे बता रही हैं। तो ये ग्रोसली मिसमैनेज्ड हुआ है। फॉरेन मिनिस्ट्री को ये शुरू से इसका अंदाजा होना चाहिए था और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अंदाजा होना चाहिए था कि उसके जो रेमिफिकेशंस हैं। मान रहा हूं कि जब 2012-2015 में आप थे तो आपने बॉन्ड्स भी फ्लोट किया, ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन एक चीज मत भूलें कि अमेरिका ने उस किस्म का औसत प्रेशर नहीं डाला था और सऊदी अरब और अमेरिका के जो अब ताल्लुकात हैं क्राउन प्रिंस के, हालांकि ये ठीक है कि पाकिस्तान ने फौजी दस्ते भी भेजे हैं, इसलिए पाकिस्तान के हाथ में कुछ ट्रम्प कार्ड्स हैं। We have to be very proactive, but at the same time we have to deliver on the ground. एक चीज मत भूलें, जो उन्होंने नाम लिया है ना कुछ तंजीमों का, उसकी वजह यह है कि उसमें जो लोग मारे गए थे वो 15-20 नेशनैलिटीज के थे, जिसमें इंटरेस्टिंगली फ्रांस, जर्मनी और बर्तानिया के सिटीजन्स भी थे। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि और मैं इस फॉरेन मिनिस्टर इस बात का शाहिद हूं कि अमेरिका के कहने पे बर्तानिया ना फ्रांस और जर्मनी बल्कि बहुत सी जगह पे मुखालफत करते हैं। जब इराक पे हमला हो रहा था तो पाकिस्तान ने मिलकर, फॉरेन मिनिस्टर था उस वक्त, हमने डट के अमेरिका की मुखालफत की थी और फ्रांस और हमारे साथ खड़े हुए थे। तो ये नहीं समझना चाहिए कि अमेरिका बहादुर ने हुक्म दिया तो उन्होंने नाचना शुरू कर दिया। नहीं, ये हमारा फेलियर है कि बर्तानिया जो हमारा बड़ा करीबी साथी रहा है और फ्रांस और जर्मनी जो इंडिपेंडेंट पोस्चर्स अडॉप्ट करते हैं, तो क्या कुछ हुआ है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मिलकर इसको स्पॉन्सर किया है। लेकिन द राइटिंग इज ऑन द वॉल, और ये मैं इस पे ऑपोजिशन गवर्नमेंट की बात नहीं करना चाहता। वी हैव टू ऑल गेट टुगेदर, पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, अदरवाइज आपसे हम बतौर फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर हम आपसे ओपिनियन ले रहे हैं, नॉट जस्ट बिकॉज अपोजिशन पार्टी रिप्रेजेंटेटिव बट ऑल्सो कि आप साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं। शेर रहमान साहिबा, मैं आपको एज अ पाकिस्तानी जी 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 शेर साहिबा, आप क्योंकि अमेरिका में साबिक सफीर रही हैं, अब पाकिस्तान का इकदाम करने चाहिए। 90 डेज है, हमारे पास 3 महीने हैं।